जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं अखिल स्वामी 4 पीएम में एक अलग रोल में हूं। रोज आज मुझे देखते हैं 4 पीएम में एज ए पैनलिस्ट। निधि तिवारी मेरी एंकर होती हैं 2 से 2:30 बजे तक, और एक और वीडियो हम लोग बनाते हैं जो पेश करते हैं। लेकिन एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जो मुझे लगा कि आज पहली बार मुझे एंकरिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा है जो मुझे बहुत दिन से उद्वेलित कर रहा था, बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। और क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है और मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मैं व्यथित था और मैं जानना चाहता था। और मैं जानता हूं कि देश के लाखों करोड़ों लोग, देशभक्त लोग, ये जानना चाहते थे, क्योंकि ये विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज के परिवेश में तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है देश की सुरक्षा। ये भी बात आप लोग जानते हैं कि मोदी जी की अमेरिका की विजिट हुई, ट्रम्प साहब ने जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए, जिस प्रकार की डील्स हुई, जिस प्रकार के एग्रीमेंट्स हुए, उसके बारे में आपको सब कुछ पता है। लेकिन जिस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा व्यग्र था जानने के लिए, वो ये कि एक नया डील होने वाली है अमेरिका के साथ, जिसमें हम फाइटर प्लेन्स F-35 उनसे खरीदने वाले हैं। और इसके बारे में जो एलन मस्क ने स्टेटमेंट दिया था, वो भी आप लोगों की नॉलेज में है। तो मैंने ये सोचा कि किसी ऐसे विशेषज्ञ को, जिस व्यक्ति को इसके बारे में बड़ी बढ़िया नॉलेज हो और जो न केवल एक एयरफोर्स ऑफिसर रहा हो, फोर्स में रहा हो, देशभक्त हो और देश के हित में सोचता हो, और एक एजुकेशनिस्ट भी हो, जिसे पता हो कि देश के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से खरीद की जानी चाहिए और देश के लिए कौन सा ऐसा फाइटर प्लेन है जो ज्यादा हितकारी है, जो ज्यादा फायदेमंद है। तो इस सिलसिले में मेरी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो न केवल एक बड़े प्रतिष्ठित एयरफोर्स ऑफिसर रहे, एजुकेशनिस्ट रहे, और आज मैंने सोचा कि मैं उनके माध्यम से यह समझना चाहूंगा कि ये जो F-35 का मुद्दा है, इससे क्या कोई बेहतर फाइटर प्लेन है या ये बेस्ट है और ये के राष्ट्र हित में है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल साहब से, जो एयरफोर्स के ऑफिसर रहे। 40-42 साल का इनका एक्सपीरियंस है, एयरफोर्स में भी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत देशों में घूमे हैं, डिप्लोमेट की तरह काम किया है। इन्होंने ICAI जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट का एक विंग होती है, उसके अंदर इन्होंने बहुत उच्च पदों में काम किया है। यहां तक कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्सीलेंस अवार्ड से ये सम्मानित हुए हैं। एयरफोर्स का जो वायुसेना मेडल है, जो बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, उससे ये सम्मानित हुए हैं। और क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है, ये मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, इसलिए मैं डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा टाइम ना लेकर आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, जिन इंडिकेटर से ये मूल्यांकन आप एक एज ए एयरफोर्स ऑफिसर, एज ए एजुकेशनिस्ट करते हैं कि क्या ये प्लेन बेस्ट है, क्या ये भारत के हित में है, या इससे बेहतर कोई प्लेन है और कम दाम में मिलता है और देश के लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो मैंने आपसे बात की, पता चला आप एक शुद्ध देशभक्त व्यक्ति हैं, भारत माता के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, और वही मेरे बारे में है। और देश के 142 करोड़ लोग मेरे ख्याल से देशभक्त हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये बताएं कि ये प्लेन क्या बेस्ट है या इससे कोई बेटर प्लेन है, और भारत के लिए जो ये डील होने वाली है क्या हितकारी है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल पे आ सकूं और अपने फीलिंग्स को व्यक्त कर सकूं। ये जहाज जो है F-35, इसमें तो कोई निसंदेह ये एक मॉडर्न जहाज है, आधुनिक जहाज है, 5th जनरेशन का जहाज है। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 5th जनरेशन होती क्या चीज है। 5th जनरेशन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेल्थ का मतलब होता है कि जो वो रेडार के अंदर नहीं पकड़ा जाता, या हीट सीकिंग मिसाइल्स जो होती हैं, जो जहाज की जो हीट होती है उसको सूंघती हुई पहुंचती हैं, तो वो उसके लिए भी सिग्नेचर कम होता है, या साउंड का सिग्नेचर कम होता है, या विजुअल, मतलब इतनी आसानी से ये जहाज दिखते भी नहीं है हवा के अंदर। तो ये 4 सिग्नेचर होते हैं जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को मापते हैं। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है रेडार क्रॉस सिग्नेचर, यानी कि रेडार पे जो हम हस्ताक्षर बनाते हैं जहाज का,
वो वाला सिग्नेचर। इसमें भी एक बहुत ही अहम चीज़ आती है कि अगर आप ये देखिए, मैं अगर हवाई जहाज़ का शेप बनाता हूँ अपने हाथ से, तो आगे का फ्रंटल एरिया जो है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि रेडार रिफ्लेक्टेड सरफेस कम होता है। तो यहाँ के अंदर आके उसका जो रेडार सिग्नेचर होते हैं, सभी जहाज़ों के कम होते हैं। और ये वाला जो एरिया होता है, ये बहुत ज़्यादा रेडार रिफ्लेक्टिव होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा सरफेस है। तो इसका आरसीएस यानी कि रेडार सिग्नेचर हमेशा ज़्यादा होता है किसी भी जहाज़ के अंदर। अब अगर हम इस जहाज़ को लेते हैं F-35, इसे कहा गया है कि दुनिया का सबसे बेस्ट ये स्टेल्थ फाइटर है। लेकिन हमारे को रशिया ने भी एक जहाज़ ऑफ़र किया है और वो है सू-57। साथ-साथ में ऑफ़र की है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं सू-57 की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें क्या अंतर है, और बाकी भी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको भी हम माप सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले रेडार क्रॉस सिग्नेचर की बात करते हैं। जो फ्रंटल प्रोफाइल है, इसके अंदर सू-57 का जो सिग्नेचर है वो कम है, 0.1 स्क्वायर मीटर आता है, यानी कि या तो वो F-35 के बराबर है या F-35 से बेहतर है, जो फ्रंटल है। लेकिन फ्रंटल सिग्नेचर पे ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि जितनी भी हमारी बीवीआर यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स होती हैं, वो फायर होती हैं, जैसे एमरैम है अमेरिका की या PL-15 है चाइना की, तो ये सब फायर की जाती है फ्रंटल एस्पेक्ट्स में ज़्यादातर। क्यों फ्रंटल एस्पेक्ट्स में? क्योंकि दोनों जहाज़ों की स्पीड मिल जाती है मिसाइल की स्पीड में और उससे मिसाइल की रेंज बढ़ जाती है। इस वजह से फ्रंटल वाला जो सिग्नेचर होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो सिग्नेचर के अंदर सू-57 या तो बेहतर है F-35 से या उसके जैसे है। लेकिन बाकी जो सिग्नेचर्स होते हैं, जो साइड के हैं, उसमें F-35 बेहतर है। दूसरी चीज़ जो F-35 बेहतर है, वो है एवियोनिक्स में और सेंसर्स के अंदर। एवियोनिक्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, जिससे हमको स्पीड, हाइट, दूसरे जहाज़ कहाँ पे है, उनकी पोज़ीशन, उसके बारे में, या फिर वो सिस्टम जिससे हमको वार्निंग मिलती है दूसरे जहाज़ों को अप्रोच करने की, या फिर हमको एक नेट सेंट्रिक एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम सेंसर्स के द्वारा गैदर कर रहे हैं दूसरे जहाज़ों के बारे में या फिर ग्राउंड में एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, तो उनको कंबाइन करके कंपोजिट पिक्चर बना के दूसरे जहाज़ और ड्रोन के साथ शेयर करना, उसमें भी F-35 बेहतर है, यानी कि F-35 नेट सेंट्रिक एनवायरनमेंट में बेहतर है। लेकिन अगर हम कहें रेडार की रेंज, जो हवाई जहाज़ के अंदर फिटेड रेडार है, उसमें सू-57 रेडार की रेंज है 400 किलोमीटर एक नॉन स्टेल्थी टारगेट के लिए और एक स्टेल्थी टारगेट के लिए 90 किलोमीटर। जबकि एक ही रेंज दी गई है F-35 की, जो कि है 110 किलोमीटर, उसमें स्टेल्थी टारगेट की रेंज नहीं दी गई और वो इससे कम ही होगी। इसका ये मतलब है कि जो रेडार है, एयर टू एयर रेडार है सू-57 के अंदर, वो कहीं न कहीं बेहतर है एक F-35 एयरक्राफ्ट से। वो क्यों भी बेहतर है? क्योंकि उसमें बहुत सारे रेडार सेंसर्स चारों तरफ लगे हुए हैं, जो कि F-35 में उस कैपेबिलिटी के नहीं है। और तीसरी चीज़ आती है वेपन लोड कैरी करने की क्षमता। सू-57 10 टन लोड लेके जा सकता है, जबकि F-35 सिर्फ 8.4 टन ही लेके जा पाएगा। हालाँकि दोनों के अंदर इंटरनल बेस है, दोनों एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकते हैं, दोनों एयर टू ग्राउंड मिसाइल कैरी कर सकते हैं, दोनों की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स वेपन सिस्टम्स के हिसाब से एक जैसी हैं, लेकिन क्योंकि सू-57 ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है, ज़्यादा हथियार कैरी कर सकता है, इस वजह से वो भी कहीं न कहीं इस क्षमता के अंदर बेहतर है। और एक और चौथी क्षमता आती है और वो आती है कि अगर हम परफॉर्मेंस आउटकम्स की बात करते हैं, परफॉर्मेंस आउटकम्स क्या होते हैं? ये 4 बिंदुओं पे मापे जाते हैं। सबसे पहला बिंदु है स्पीड का। स्पीड होती है जो सू-57 की है, वो है 2 माक, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 2 गुनी। जबकि F-35 की स्पीड है 1.6 माक, तो उससे कम है। दूसरी मापी जाती है रेंज, यानी कि कितनी दूरी तक जहाज उड़ सकता है। तो सू-57 है, वो जा सकता है 3,540 किलोमीटर तक, जबकि एक F-35 सिर्फ 2200 किलोमीटर जा सकता है। और जो कॉम्बैट रेंज होती है, यानी कि हवाई जहाज में हथियार लेके जाएं, हम अटैक करें और वापस आ जाएं, तो वो वाली रेंज में भी सू-57 काफी बेहतर है एक F-35 जहाज से। तीसरी चीज से मापी जाती है ऑल्टीट्यूड, यानी कि कितनी ऊपर तक उड़ सकता है, कितनी सीलिंग है उसकी। सू-57 क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि हथियार जब हम नहीं कैरी करते, तो 66,000 फुट
तक जा सकता है, जबकि उसी कॉन्फ़िगरेशन में F-35 50,000 फुट तक जा सकता है। यानी कि Su-57 जो है वो 20 किलोमीटर तक हाइट की ऊपर जा सकता है, जबकि एक F-35 सिर्फ 15 किलोमीटर तक ही जा पाएगा। तो इसमें भी कहीं न कहीं Su-57 एक बेहतर जहाज़ है। और तीसरी चीज़ जो मापी जाती है, वो है मैन्यूवरेबिलिटी। मैन्यूवरेबिलिटी का क्या मतलब है? मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब है कितनी तेज़ी से हम एक दिशा जहाज़ की बदल सकते हैं सारे प्लेन्स के अंदर, ऊपर, नीचे, आस-पास, ताकि अगर वो किसी जहाज़ से वो लड़ रहा है, तो कितनी जल्दी वो उसके पीछे आ सकता है या कितनी जल्दी उसको शूट डाउन कर सकता है। तो इसके अंदर अगर आपने एयर शो देखा था, तो Su-57 चलते-चलते सडनली हवा में खड़ा हो जाता था। ये क्यों होता था? क्योंकि उसके अंदर एक थ्रस्ट वेक्टरिंग की कैपेबिलिटी थी। थ्रस्ट वेक्टरिंग का मतलब होता है कि जो जहाज के नोजल होते हैं, जहां से इंजन से हवा बाहर निकलती है, वो नोजल की दिशा हम बदल सकते हैं, जिससे थ्रस्ट जो है वो डायरेक्शन बदलने में मदद करती है और बहुत जल्दी से हवाई जहाज का हम डायरेक्शन बदल सकते हैं। और ये F-35 कैपेबिलिटी में नहीं आता। F-35 में ये कैपेबिलिटी नहीं है थ्रस्ट वेक्टरिंग की। तो कहीं ना कहीं मनूवरेबिलिटी भी अगर हम देखें, तो उसमें भी एक Su-57 जहाज बहुत ही बेहतर है। आपका तो दिल ही रुक गया होगा जब आपने देखा होगा कि Su-57 कैसे एकदम सीधा खड़ा हो जाता था हवा के अंदर। और अब हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हमेशा बिज़नेस में या ट्रेड में मैटर करती है, वो है कॉस्ट। इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट जो है एक F-35 की, वो $82 मिलियन, अगर हम इसमें सारे वेपन सिस्टम्स और एडवांसमेंट्स को ऐड कर दें तो $100 मिलियन पर पीस, यानी कि 850 करोड़ से ऊपर का एक जहाज पड़ेगा ये हमको। जबकि एक Su-57 जो है वो 40 से 45 मिलियन डॉलर के अंदर उसकी कॉस्ट है, यानी कि आधी कीमत के अंदर हमको वो जहाज मिल जाएगा। जहां हम 40 या 50 F-35 खरीदेंगे, वहां हम खरीद सकते हैं 100 या उससे भी ऊपर Su-57। फिर आती है बात उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की, क्योंकि हम जहाज कभी भी आइसोलेशन में नहीं लेते। हम उसके साथ लेते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कार का भी हम सर्विसिंग कराते हैं इतने 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, इतने किलोमीटर के बाद, उसी तरीके से एक हवाई जहाज की भी सर्विसिंग कराई जाती है। वो सर्विसिंग हम करते हैं 25 घंटे, जो कि एक स्क्वाड्रन के अंदर ही हो जाती है, 50 घंटे भी, फिर 100 घंटे, 200 घंटे, 400 घंटे हम एचएएल में या ऐसी फोर्थ लाइन सर्विसिंग एजेंसी के अंदर कराते हैं जो बहुत एडवांस्ड होती है। तो हमको ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। जब हमने 36 रफाल जहाज खरीदे, हमने सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्चे उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। क्या हमें दोबारा से ये गलती करनी चाहिए? उसमें क्या होता है कि जो उसका पूरा कॉस्ट है, फिर वो पर एयरक्राफ्ट पे आ जाता है। अगर आप कम जहाज खरीदते हैं तो ज्यादा कॉस्ट पड़ता है पर जहाज। अगर आप ज्यादा जहाज खरीदते हैं तो वो एवरेज हो जाता है कॉस्ट। और वो एवरेज कॉस्ट हमने रफाल में नहीं की। इसी वजह से आज हम मुश्किल में पड़े हुए हैं कि हम और जहाज नहीं है हमारे पास, जबकि हमारे जहाज रेट ऑफ रिटायरमेंट ज्यादा है और रेट ऑफ इंडक्शन हमारे फाइटर स्क्वाड्स की कम है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ना हो कि 2035 के अंदर हम बिल्कुल ही पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रेलेवेंट ना रहे। ये बहुत जरूरी है कि आज हमको 114 MRFA जहाज खरीदने हैं। अभी अगर हम Su-57 की बात कर रहे थे, ऑपरेशनल कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक और फायदा भी है। अभी तक 260 से ऊपर के करीब हमारे पास Su-30 MK जहाज हैं, MKI जहाज, जो कि भारत में ही इसकी सर्विसिंग और रिपेयर मेंटेनेंस सभी कुछ भारत में, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है एचएएल ने। अगर हम Su-57 लेते हैं तो कुछ कॉमनैलिटीज होंगी और उसको मॉडिफाई करेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो हम Su-57 को कम कीमत पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। और आखिरी चीज मैं कहूंगा इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट दो चीजों से होता है। एक चीज है इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मैं बाद में कवर करूंगा, और जो पहली चीज मैं कवर कर रहा हूं, हालांकि वो दूसरी चीज है, वो है इंजन। इसके अंदर 2 इंजन है Su-57 में, जबकि F-35 के अंदर 1 इंजन है। क्या फायदा होता है 2 इंजन का और 1 इंजन का? अगर आपको याद हो, पिछले साल मार्च 2024 के अंदर एक एयर शो हो रहा था जिसमें मोदी जी भी प्रेजेंट थे। उसमें एक एलसीए क्रैश कर गया। क्यों? उसके इंजन में प्रॉब्लम आ गई। अगर कभी बर्ड हिट हो, कभी इंजन में प्रॉब्लम आई, कभी एक इंजन पे मिसाइल लग जाए दुश्मन की, तो हम 550 करोड़ का तो एलसीए है, लेकिन 850 करोड़ का हम F-35 जहाज खो देंगे, क्योंकि एक इंजन है उसके अंदर। अब बहुत अहम होता जा रहा है कि आगे आने वाले जो जहाज हैं उसमें 2 इंजन हो, ताकि इतने महंगे जहाज खाली एक इंजन की वजह से हम ना खो दें।
और अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस के बारे में। आपने देखा होगा कि इतिहास ये एक दर्शाता है। प्रश्न पहले, मुझे माफ कीजिएगा, पहले एक प्रश्न पूछना जी, चाहता हूं। जी, असल जी, में जी, जनता के लिए, क्योंकि जो बात आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आंखें खोलने वाली है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, तो हम लोगों को जो जी, आम दर्शक हैं उनके समझने के लिए पहली बात तो ये जो आप दूसरे प्लेन की बात कर रहे हैं, ये रशियन एयरक्राफ्ट है, ये रशियन फाइटर प्लेन है? जी, ये रशिया का स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन का Su-57 जी, और इसका रशियन मतलब यह एयरफोर्स। है कि हमारे पास दो विकल्प हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक अमेरिकन प्लेन है और एक रशियन प्लेन है। तो हम जी, आपके बिल्कुल। हिसाब से, अगर एक अध्यापक के रूप में, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं, अगर आप मान लीजिए इस निर्णय पे होते, सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, तो आप कितने नंबर देते F-35 को और कितने नंबर देते जो दूसरा प्लेन आप रेफर कर रहे हैं इसको, तो आपको क्या मार्किंग करते दोनों के बीच में आप? बिल्कुल। इसमें इसके लिए मेरे को एक अंतरराष्ट्रीय संबंध की एक छोटी-सी बात बतानी पड़ेगी क्योंकि वो भी पॉइंट्स इसके अंदर आएँगे। और वो ये है कि ये इतिहास दर्शाता है हमेशा से कि अमेरिका ने उन देशों पे प्रभाव बनाया है जिनको वो हथियार बेचता है। और उनसे वो काम करवाता है जो वो चाहे करना चाहे या नहीं करना चाहे, पर क्योंकि वो हथियार खरीदते हैं अमेरिका से तो उनको वो काम करने पड़ते हैं। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहले पाकिस्तान का देता हूँ। F-16 के ऊपर उन्होंने काफ़ी समय तक रोक लगा दी। दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ टर्की का। और टर्की के जहाज़ जब उन्होंने S-400 खरीदे, S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवाई जहाज़ को मारता है ज़मीन से। तो जब टर्की ने वो रशिया से जहाज़ वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे, तो उन्होंने अमेरिका ने F-35 जहाज़ को देने से मना कर दिया, जबकि डील पूरी हो चुकी थी। तो दोनों एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिए। एक जहाँ डील हो चुकी थी, जहाज़ आ रहे थे, तो आते हुए F-16 जहाज़ को रोक लिया पाकिस्तान के लिए और दूसरी जगह जहाज़ आने थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वेपन सिस्टम खरीद लिया, तो उसकी वजह से उन्होंने अपना F-35 उनको नहीं दिया, जबकि डील उनकी नियरली साइन हो चुकी थी तब तक। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाते हैं अमेरिकन्स, हमेशा अपना फ़ायदा वो देश देखता है, हर देश अपना फ़ायदा देखता है, उसी तरीके से वो देश भी अपना फ़ायदा देखता है। अभी अगर आप देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी जैसे उन्होंने लगाए, भारत के ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो भी वही उसी तरह से आता है, जो अमेरिका के हित में है, वो करेगा। और अगर वो करेगा, तो अगर हम हथियार ले रहे हैं और वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लेता है, क्योंकि हमारे पास अभी 5 S-400 सिस्टम्स हमने खरीदने के लिए डील साइन की है, जिसमें 3 S-400 सिस्टम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 और आने हैं। तो कहीं उन पे भी प्रतिबंध ना लगा दे बाद में अमेरिका, तो हम क्यों किसी देश के दबाव में रहें? तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमको माइंड में रखना पड़ेगा जब हम जहाज खरीदने की सोचते हैं। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, पॉइंट सिस्टम मार्क करते हैं, तो हमको लगता है कि जो F-35 है उसमें स्टेल्थ का ऑल राउंड कैपेबिलिटी में बेटर होगा, एवियोनिक्स में, नेट सेंट्रिसिटी में बेहतर होगा। लेकिन इस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिवनेस में देखें, परफॉर्मेंस में देखें, रेडार की रेंज में देखें, या फिर जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध की मैंने आपसे बात की, या फिर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा एक Su-57 या F-35 के लिए, और जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है जो Su-57 के साथ हमको मिलेगी, जिससे हम अपना एम का जहाज, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन जहाज बना सकेंगे। अभी वो ड्राइंग बोर्ड पे है। तो वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमको नहीं मिलेगी F-35 के साथ। अगर हम इन सब चीजों को पॉइंट में डालें, तो मैं कहूंगा कि अगर अगर हमें Su-57 खरीदें, तो वो शायद 3.8 पॉइंट्स पे आएगा 5 में से, और अगर हम F-35 खरीदें, तो वो शायद 3.2 पॉइंट्स पे आएगा। अच्छा, अगर आप उचित समझें, अगर जवाब देना चाहें तो दें, न देना चाहें तो न दें, आपको क्या लगता है ये निर्णय F-35 खरीदने का क्यों किया गया होगा? हमारा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इफ यू वांट टू आंसर यू कैन। सर, मैं इसको पॉलिटिक्स से ज़्यादा मैं इसको ट्रेड और डिफेंस के उससे एसोसिएट करता हूँ। अमेरिका का फ़ोकस इस समय देखिए आप रशिया-यूक्रेन युद्ध से हट के इंडो पैसिफिक रीजन पे आ रहा है, क्योंकि वो चीन को अपना स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर समझते हैं। तो वो उन देशों को आर्म करना चाहते हैं एडवांस्ड वेपन सिस्टम से, जो चीन के अगेंस्ट खड़े हो सके, और उसमें एक देश आता है भारत। तो वो अपने फ़ायदे की सोच रहे हैं F-35 डील का करने के लिए, और वो हमको फ़ोर्स कर रहे हैं, ये ट्रेड में भी। अब देखिए, अगर F-35 में वो अगर हमको
उनको फोर्स करें कि आप F-35 लें, तो उनको कितना फायदा होगा। सबसे महंगा जहाज है ये दुनिया का, तो अगर ये हम खरीदते हैं तो हमको बहुत, मैं स्टेल्थ बॉम्बर्स की बात नहीं कर रही जो इससे भी महंगे हैं, लेकिन ये स्टेल्थ फाइटर्स में सबसे महंगा जहाज है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ट्रेड सरप्लस जो भारत का है उनके ऊपर $45 बिलियन का, उसको कम करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो इस एरिया के अंदर वो दबदबा अपना बनाना चाहते हैं, चीन को एक कोने में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उनको नहीं, लगता है कि लेकिन वो डॉक्टर साहब एक चीज F-35 बताइए, जैसे जैसे पहले आपने कहा था कि हर देश अपने हित में सोचता है, ये जो बात आपने कही बिल्कुल सही है कि अमेरिका अपने हित में चाह रहा है कि F-35 हम खरीदें, लेकिन भारत के हित में, जैसे आप एक अगर मान लीजिए डिसीजन मेकर होते और आपने जो मार्किंग की उसके हिसाब से जो रशियन प्लेन है आपके हिसाब से वो बेहतर है और आप उसको खरीदते, तो इंडिया के इंटरेस्ट में अगर ये चीज नहीं है और अमेरिकन इंटरेस्ट में है, उसके बावजूद अगर भारत खरीद रहा है तो कुछ ना कुछ और रीजन होगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर जैसे जयशंकर साहब ने कहा था, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा साहब चाइना इज ए बिग कंट्री और हम उनके साथ बहुत ज्यादा पंगे नहीं ले सकते, पाकिस्तान से पंगे ले सकते हैं, चाइना वी वोंट लाइक टू हैव ए। तो अगर वो वाली स्थिति है तो मैं एक लेमैन की तरह, आपको लगेगा कैसा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाई आपको राफेल खरीद रहे हैं, F-35 खरीद रहे हैं और आपको उस शत्रु पे यूज नहीं करना है क्योंकि वो आपसे बड़ा है, ज्यादा ताकतवर है, तो देश का इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? अगर केवल पाकिस्तान के लिए खरीद रहे हैं तो बात दूसरी है, क्योंकि चाइना से या तो आपको मुंहतोड़ जवाब उनका देना है। अगर हमारे देश के अंदर घुस के वो कॉलोनीज बना रहा है, गांव बना रहा है, शहरों के नाम बदल रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम आपस में वो करना चाहते हैं कि आपके बीच में समझौता करा दें, भाई समझौता तो तभी कराएंगे जब कोई डिस्प्यूट होगा। इसका माने कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट है। जो आपके सैटेलाइट पिक्चर्स बताते हैं वो भी बताते हैं कि उन्होंने एनक्रोचमेंट किया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मतलब, आप क्योंकि डिप्लोमेसी में भी रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में भी रहे हैं, कि अगर आपको चाइना को, अमेरिका आपको इक्विप इसलिए कर रहा है कि आप चाइना को काउंटर कर सकें और आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हम उनसे पंगा नहीं लेना चाहते, जो भी वो कर रहा है उसको करने दो, तो फिर अल्टीमेट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग दीज कॉस्टली इक्विपमेंट्स? देखिए, जब भी हम कोई वेपन इक्विपमेंट स्ट्रैटेजी खरीदने की बनाते हैं, तो उसमें जरूर हम अंतरराष्ट्रीय संबंध को माइंड में तो रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं थ्रेट को, थ्रेट इन बीइंग रादर देन थ्रेट इन इंटेंशन ओनली। तो अगर हम कहें कि हम चीन के साथ कभी भी नहीं लड़ेंगे, ये एक ऐसी सोच है कि हम, ये सोच हो अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर होगी तो हमारी स्ट्रेंथ जो होगी उसी को चीन रिस्पेक्ट करेगा। चीन किसी और चीज को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो ही ऑलवेज, चाइना हमेशा रिस्पेक्ट करता है स्ट्रेंथ को। तो हमारी जो थ्रेट कैपेबिलिटी है, जो इंटेंट से ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी, क्षमता पे डिपेंड करती है, तो हमको उसके लिए अपने 5th जनरेशन जहाज जरूर खरीदने पड़ेंगे, खरीदने नहीं, को डेवलप करने पड़ेंगे। यहाँ पे Su-57 एक को डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन साथ साथ में मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा, हमें तब भी 114 MRFA जहाज खरीदने, और हो सकता है हम F-15EX खरीदे उसके लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, पर वो इतना महंगा जहाज भी नहीं है। वो 5th जनरेशन तो नहीं, पर 4.5 जनरेशन जहाज है, लेकिन उसकी आधुनिक जो सिस्टम्स है उसके अंदर, वो हमको बहुत आगे, और उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए अमेरिका तैयार है। तो कहीं अगर हम दोनों को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, हर साइड को सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं कि हम को डेवलप करें Su-57 और एमका उनके मदद के साथ, और साथ साथ में हम खरीदें F-15EX जो हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, जो फिल नहीं हो रही। अगर हम Su-57 ले या F-35 ले, हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। और जहां पे पॉलिटिकल क्वेश्चन आता है कि सर कौन क्या बोल रहा है, कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिप्लोमेसी के अंदर, जो आप चाहते हैं आप कभी बोलते नहीं है। तो मैं उनको इतनी पॉजिटिविटी देना चाहूंगा कि वो शायद कभी भी दुश्मन को दुश्मन नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप दुश्मन को दुश्मन बोलोगे तो वो दुश्मन बन जाएगा। तो अगर आप दुश्मन नहीं बोलोगे, लेकिन अगर अपनी कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहोगे, तो आपको फिर कोई भी तंग नहीं कर पाएगा, और कोई भी आपकी टेरिटरी की तरफ आंख उठाकर अच्छा नहीं देख डॉक्टर, पाएगा। एक थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, जो एलन मस्क ने स्टेटमेंट दिया था वो F-35 के बारे में क्या दिया होगा, उसके बैक ऑफ द माइंड में क्या रहा होगा? अपने ही देश के प्लेन को उसने जो क्रिटिसाइज किया था वो क्यों किया होगा?
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने तो उसको जंक कहा था, अगर आपको याद होगा वो उनका डायलॉग। और वो जंक इसलिए कहा था क्योंकि ये जहाज बहुत ही महंगा जहाज है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं इसके अंदर। इसको सर्विसेबल करके रखने में काफी मुश्किलात आती है। इसकी जो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है वो 66-65% से भी कम है। हम नॉर्मली कहते हैं कि 75% सर्विसिबिलिटी रेट होना चाहिए, तो 65% से भी कम है। तो कहीं ना कहीं वो इस जहाज को कि उतने नंबर्स में अवेलेबल होगा, चाहे आपके पास उतने नंबर्स खरीद में हो जब लड़ाई का टाइम आएगा, या फिर ये उस कैपेबिलिटी के साथ ऑपरेट कर सकेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं, इसको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो शायद उन्होंने वो सारी बातों को मन में रखते हुए वो स्टेटमेंट दी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि अमेरिकन एयरफोर्स 2183 F-35 खरीद रही है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने जहाज पे भी कुछ कॉन्फिडेंस होगा। तो अगर हम बैलेंस डिस्कशन पे इतनी देर तक हमने इतनी अच्छी तरह बैलेंस डिस्कशन की है, तो ये कहेंगे कि यस, ये जहाज एडवांस जरूर है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी मेंटेनेंस डिफिकल्ट है, कॉस्टली बहुत ज्यादा है। भारत के लिए शायद Su-57 एक बेहतर विकल्प होगा। अच्छा, एक एक डॉक्टर साहब और मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। मतलब जैसे राफेल के बारे में कहा गया कि जो राफेल दूसरे देशों में बेचा गया, सस्ता बेचा गया, भारत, मतलब हम दो लेमैन हैं, हमें तो बहुत ज्यादा इस विषय की नॉलेज नहीं है। अब वो सच था झूठ था, ये कहा दूसरे देशों में आधे दाम पे दिया गया, हमको महंगा दिया गया। तो आपको लगता है जो F-35 दूसरे देशों में अमेरिका ने बेचा है, क्या उससे ज्यादा दाम पे हमको बेच रहे हैं कि उसी दाम पे बेच रहे हैं? द प्राइसिंग इज जेन्युइन? देखो, एक चीज सर मैं आपसे थोड़ा सा अलग बोलूंगा रफाल के ऊपर, क्योंकि मैं तो फाइटर पायलट रहा हूं, मैंने ऐसे जहाज बहुत फ्लाई भी किए हैं। तो रफाल जो जहाज है 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबिलिटी एयरक्राफ्ट है, यानी कि स्टेल्थ नहीं है, पर उसके आरसीएस रेडार सिग्नेचर काफी कम है, और उस जहाज में भी आधुनिक वेपन सिस्टम्स फिटेड है। लेकिन हमने उसमें 10 इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस कराए थे, जिसमें से जैसे कि हम हाई ऑल्टीट्यूड में इसको ऑपरेट करें, इसमें बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स लगाएं। तो वो जो 10 मॉडिफिकेशन कराए थे, उससे कॉस्ट काफी बढ़ गई थी। और दूसरी चीज है, पहले हम 126 जहाज खरीद रहे थे, आपको याद होगा एमआरसीए का जो टेंडर था वो 126 जहाज का था। तो ये कॉस्ट जो हम एक एक्स अमाउंट कॉस्ट होती है, जो हम एडिशनल चीजें कराते हैं, तो वो 126 जहाज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम 36 जहाज खरीदते तो हमारे से गलती ये नहीं हुई कि हमने कॉस्टली जहाज खरीदा, हमारे से गलती ये हुई कि हमने 126 नहीं खरीदे, हमने 36 खरीदे। हमें 126 खरीदने चाहिए थे। तो 126 क्यों नहीं खरीदे होंगे? ये बात तो मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा कि हमने 126 क्यों नहीं खरीदे, जबकि एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट 126 की थी उस समय। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा और मेरे को बहुत ज्ञान मिला, क्योंकि बिल्कुल ये सब्जेक्ट अछूता है। वो आपको लगा भी होगा प्रश्न पूछने से कि मैं अछूता हूं, और देश के बहुत सारे लोग हैं, उनका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है कि आपको बार बार हमें बुलाना होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।